हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो है क्लास 12 की ऑल बिजनेस प्रोसेसेस विथ शॉर्ट ट्रिक्स। मैंने सारी की सारी प्रोसेसेस को एक वीडियो में कंपाइल करके बनाया है और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आने वाली है। और ये इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको शॉर्ट 6 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। एग्जाम में 2 प्रोसेस भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी एक प्रोसेस भी। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, डेफिनेटली आपको काम आएंगे। और शॉर्ट ट्रिक तो बहुत अच्छी हैं जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, हमारी सबसे पहले प्रोसेस आती है यहाँ पर को, वो है प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस, एक सेकेंड, ये क्या हो गया है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, और थोड़ा सा ब्लरी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस को याद करने की ट्रिक क्या है। याद करने की ट्रिक है एस डाइज इफ। इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं एस मर गया तो, एस डाइज इफ। इसको अलग अलग करके याद करना। एंड दोस्तों, यहाँ पर को मैं प्लानिंग प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा दो दो लाइन में इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको ये खुद ही लिखना है। मैं मेन चीजें, टॉपिक यहाँ पर को बताने वाला हूँ, प्लानिंग की प्रोसेस, उसकी शॉर्ट ट्रिक, और अंदर का थोड़ा बहुत मैटर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा एस, एस स्टैंड्स फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, जब भी हम प्लानिंग की प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उससे रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव, हम कोई भी ऑब्जेक्टिव कब बनाते हैं, जब हमको ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करना होता है। तो फर्स्ट होता है हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद होता है डी, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि हम वो सारे एजम्पशन जो बनाते हैं फ्यूचर प्लान को लेके, हमको सारे एजम्पशन को भी कंसिडर करना है बिफोर मेकिंग अप ऑफ प्लान। फिर तीसरा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। यानी कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव है, कितने डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं, वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सारे तरीके को हमको पता होना चाहिए, वो सारे तरीके हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किए थे, तो हम हर एक तरीके का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, तो हमको हर तरीके का दोनों साइड पता होना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, नेगेटिव एस्पेक्ट भी। फिर इसके बाद है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। यानी कि जो हमने सारे तरीके आइडेंटिफाई करे थे, उसके बाद हम एक तरीका, एक फाइनल तरीका सेलेक्ट करेंगे, और जो हमने सेलेक्ट किया है उसके बाद उसको फाइनली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के बाद लास्ट में आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप में हम मॉनिटर करते हैं कि हमारा काम एज पर नीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्लानिंग हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये चलते रहती है। तो प्लानिंग की ट्रिक ज़रूर याद करिए, जो कि है हमारी एस डाइज इफ। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, प्रो केस स्टडी में भी आ जाती है, और डायरेक्ट 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और इसके अंदर का मैटर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। तो बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस के बाद अब हमारी नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस है, वो है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस भी हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमको इसको भी ध्यान से देखना है। तो शॉर्ट ट्रिक जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, वो है आइडिया। यानी कि आइडिया में जब आप, आइडिया हम ऐसे लिखते हैं, आइडिया की जो आप सिम यूज करते हो, जो जिसको अब हम वीआई बोलते हैं, तो आइडिया में ए को पहले लगा देना है और ई पीछे लग जाएगा, आईडीए जिसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट आता है हमारा आई। यहाँ पर को आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि
आपको काम को आइडेंटिफाई करना है और डिवाइड करना है। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वन जॉब। जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जिसमें डिवाइड होता है, हम उसको कहते हैं आपका जॉब। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर इसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमें ये कहता है कि जब आपने काम को डिवाइड कर दिया है, तो जो एक जैसे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क एक जैसे होंगे, तो उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर हमको रखना है। तो बेसिकली हमारे दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर को मैं लिख लेता हूँ, एक नई पूरी स्लाइड ही बना देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर को जो है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक है हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में हमारा क्या होता है कि सारे के सारे जो एक टाइप के जॉब्स होते हैं, उनको हम वन डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। फिर इसके बाद है डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट में जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, वन से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन करते हैं और उसी को हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ से केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हमको इसमें डेप्थ में समझना है। मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, अगर आपको समझना होगा तो मेरे को बता देना, मैं इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हमको ये कहता है कि एक बार आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी, तो जो पर्सन है उसको उसके अकॉर्डिंग, उसको उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने ड्यूटीज भी असाइन करनी है। फिर जाके हमारा ये वाला प्रोसेस, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर जो लास्ट स्टेप है वो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें हमको कहा जाता है कि आपको, जब जैसे आपने किसी एक पर्सन को जॉब स्पेसिफाई करा, तो उसको आपको जॉब देने के साथ साथ सम टाइप ऑफ पावर भी देनी पड़ेगी, कुछ आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर आप उसको अथॉरिटी देंगे उस काम के लायक, तो एक अथॉरिटी और वर्क डन का मैच होगा, और यहाँ पर को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। और सुपीरियर जो कि बॉस होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट से के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, और सबऑर्डिनेट उसको टाइम टू टाइम एक बता पाएगा कि मैंने इतना काम करा है, ये करा है। तो ये हमारी हो जाती है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये 4 स्टेप है। आइडिया में ई को बाद में रखना है और ए को पहले रखना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, जो अगली प्रोसेस है वो है स्टाफिंग प्रोसेस, और स्टाफिंग प्रोसेस की हमको शॉर्ट ट्रिक कहती है ERSPT PPC। तो आइए देखते हैं ERSPT PPC हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले है ER मतलब होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग हमारे लिए अच्छे से काम कर पाएंगे, जो भी गिवन वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमें कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए। बेसिकली इसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल की। फिर दूसरा है रिक्रूटमेंट में हम देखते हैं इंड्यूसिंग पीपल फॉर वैकेंट जॉब, यानी कि हमारे पास जो भी वैकेंट जॉब है उसमें कितने लोग हम रिक्रूट कर सकते हैं, कितने लोग हम इंड्यूस कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। फिर आता है सिलेक्शन में हम बेसिकली देखेंगे कि जो रिक्रूट लोग हैं, मान लो हमारे पास 100 रिक्रूटमेंट आई, तो 100 में से 10 लोग हम सेलेक्ट करेंगे, या उतने नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट करेंगे जितने हमारे वैकेंट पोस्ट में हमको चाहिए। तो हम सेलेक्ट करेंगे मान लो 10 लोग। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब सबसे पहले हम समझते हैं द टर्म प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब मान लो हमने जो 10 लोगों को सेलेक्ट किया, उनको अपने वैकेंट जॉब पे प्लेस कर देना अच्छे से, तो हम उनको उस प्रोसेस को हम प्लेसमेंट कहेंगे। और फिर उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। मतलब ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम पुराने एम्प्लॉय और नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर अगला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आता है कि आप एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग दें, अच्छे से काम सिखाएं, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट और काम में भी वो अच्छे से करे। फिर इसमें आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, यहाँ पर इवेल्युएशन किया जाता है और एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको इतना काम करना है। फिर हम इस प्रोसेस में इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर अगला है प्रमोशन और करियर प्लानिंग। अगर उस एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया होगा, इवेल्युएशन के टाइम पे हमको पता चल गया होगा, तो हम उसको एज अ प्रमोशन करते हैं, उसको अपने जो जिस लेवल पे होता है उसको एक लेवल अप करते हैं, प्रमोट करते हैं। और जो लास्ट है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन बेसिकली दो टर्म में होता है, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब हम उसको कुछ वेजेस, कुछ सैलरी, ये सारी चीज़ें दे देंगे, और नॉन मॉनेटरी में हम उसको कुछ फैसिलिटी दे देंगे, मेडिकल फैसिलिटी, एचआरए, ये सारी चीज़ दे देंगे। तो ये होती है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। अगेन इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखना है, ईआर, एसपीटी, पीपीसी, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो बच्चों जो अब अगली प्रोसेस है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस की शॉर्ट ट्रिक है, हम इसमें दो दो वर्ड करके याद करेंगे, PSERSMJC। यस, PSERSMJC। तो अब हम समझते हैं कि एक एक करके क्या होता है PSERSMJC का मतलब। तो सबसे पहले P स्टैंड्स फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में आता है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, और इसमें बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक्सपर्ट नहीं बुलाया जाता, इसमें कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का वो हमें पूछ सकता है। बेसिकली इसमें आपका स्कूलिंग, कॉलेज, कितनी एजुकेशन है, कितना आपने पढ़ाई करी है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयज़ को कंडक्ट करवा सकता है। फिर दूसरा आता है वो है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में कुछ 3-4 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। दोस्तों इसमें बेसिकली हम उस एम्प्लॉय का आईक्यू लेवल देखते हैं। आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा है या कम है, वो सारी चीज़ें हम इंटेलिजेंट टेस्ट में देखते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हमको ये कहता है कि कोई भी जो एम्प्लॉई है वो नई चीज़ें सीखने में कितना उसका पोटेंशियल है, क्या वो बहुत जल्दी नई चीज़ें सीख पा रहा है या वो बहुत टाइम लगा रहे हैं नई चीज़ों को सीखने में, तो हम ये देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। फिर इसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम बेसिकली देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, यानी कि वो उसका बिहेव कैसा है दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये सारी चीज़ें बिहेवियर के ऊपर बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में देखा जाता है कि उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या क्या है, जो ऑलरेडी वो घर से सीख के आया है या आज तक उसने सीखे है, वो हम ट्रेड टेस्ट में देखते हैं। फिर लास्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि उसको किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें इंटरेस्ट टेस्ट में। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, हम वाइट नहीं दिखेगा, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर अब इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉय का इंटरव्यू, ये बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में। यहाँ पर को इंटरव्यू लिया जाता है और बेसिकली
एक एक्सपर्ट बुलाया जाता है, एक्सपर्ट उस फील्ड का एक्सपर्ट बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। वहाँ यहाँ पर को इस स्टेप में हम उससे उस फील्ड के बारे में अच्छे से डेप्थ नॉलेज उसकी चेक करेंगे। फिर आता है रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, यानी कि उस एम्प्लॉयज़ को, क्या वो एम्प्लॉयज़ किसी इंसान को जानता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से काम कर रहा है, क्या उसका कोई बैकग्राउंड है या वो किसी के रेफरेंस से आया है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। ये फाइनली हमको यहाँ पर को सेलेक्ट करना होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को फाइनल सिलेक्शन दे रहे हैं या नहीं, यहाँ पर को हमें पता चलता है। फिर आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। जॉब ऑफर देने से पहले हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास पहले से ही डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोग बाहर के डॉक्टर्स को हायर करके भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। फिर आता है हमारा जॉब ऑफर। जॉब ऑफर हम देते हैं, एक साइन ऑफ सर्टिफिकेट होता है जहाँ पर को आपको बताया जाता है कि यस फाइनली यू आर हायर्ड। फिर लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, पे अलाउंसेस, सारी चीज़ें दी होती हैं, एक टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये रही हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। अगेन इसका शॉर्ट ट्रिक दो दो वर्ड करके हम याद करेंगे, PSERSMJC, PSERSMJC। तो बच्चों जो अगली प्रोसेस है वो है डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस की शॉर्ट ट्रिक है स्मार्ट मैसेज एवरीवन मस्ट डिलीवर राइट फास्ट एंड नीट, SMEMDRFN। ये याद करना थोड़ा सा टफ हो रहा था तो मैंने इसको एक सेंटेंस में बना दिया जो कि हर कोई इजीली याद कर सकता है। स्मार्ट मैसेज एवरीवन मस्ट डिलीवर राइट फास्ट एंड नीट। तो अब हम समझते हैं इसको एक एक करके ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले आता है ऐसे सेंडर। सेंडर मतलब एक वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है। इसमें हम बात करते हैं किसी पर्सन की। फिर आता है मैसेज, M स्टैंड्स फॉर मैसेज। मैसेज में हम देखते हैं कि वो कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ आइडियाज, मैसेज या सजेशन, किस चीज़ की मैसेज भेज रहा है वो। तो इसमें हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ आइडियाज, सजेशन, मैसेज क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। फिर है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर का दिमाग तो पढ़ नहीं सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, ये इसका दिमाग तो पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर को इनकोडिंग की जाती है। इनकोडिंग में मतलब कि जो इसने मैसेज भेजा है उसको किसी लैंग्वेज में, किसी सिंबल में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। फिर आता है एम से होता है मीडिया। मीडिया यानी कि किस मीडियम का उसने यूज करा है, क्या वो लेटर है, क्या वो इंटरनेट है या मैसेज, कुछ भी है उसको हम बोलेंगे मीडिया। फिर मीडिया के बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, यानी कि उस मैसेज को कंक्लूजन निकाला जाता है, दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू सम लैंग्वेज। अगेन वही लैंग्वेज सिंबल्स की बात यहाँ पर को की जाती है जिसमें ये कन्वर्ट होता है। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर एक पर्सन है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। फिर आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक यानी कि रिसीवर अपने साइड से क्या उसको इन रिस्पॉन्स में करना चाहता है, क्या उसका रिस्पॉन्स देना चाहता है, उसी को हम फीडबैक बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा नॉइस। नॉइस यानी कि किसी टाइप का इंटरप्शन जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को होना नहीं देना चाहता, यानी कि इंटरप्शन होता है हमारा, उसी को हम नॉइस बोलते हैं। तो ये रही हमारी डायरेक्टिंग प्रोसेस जिसका शॉर्ट ट्रिक है स्मार्ट मैसेज एवरीवन मस्ट डिलीवर राइट फास्ट एंड नीट। इसको याद करना और इसका पहला पहला वर्ड हमारा ट्रिक का हो जाएगा। तो बच्चों जो अगला है वो है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। इसको भी मैंने एज अ प्रोसेस ही कंसीडर करा है, डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर ही आता है। तो हम अब समझते हैं मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो सबसे पहला हमको पॉइंट आता है इसमें, वो है साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी बेसिकली बात होती है रोटी, कपड़ा और मकान की। यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, इन कुछ चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की बात की जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स में। साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स हमको कहता है कि एक बार हमारा रोटी, कपड़ा, मकान सिक्योर हो गया,
तो हमको प्रेजेंट डे में इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे, यानी कि हमको फ्यूचर में भी हमको रोटी कपड़ा मकान हमारे पास बने रहे, तो अब हम फ्यूचर के लिए इसको सिक्योर करेंगे, तब इसका नाम है सेफ्टी नीड्स। फिर इसके बाद आता है लव बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें देखा जाता है कि अब जो एक इंसान है उसके पास हो लव, अफेक्शन, उसके पास अच्छे दोस्त हों, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। फिर आता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम नीड्स में देखा जाता है उसका सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट, सोसाइटी में उसकी एक अच्छी रिस्पेक्ट हो, लोग उसको जाने पहचाने, एक अच्छी सोशल उसकी रिस्पेक्ट हो। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लास्ट हमारा मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर को उस आदमी ने अपना जो एम है वो उसने अचीव कर लिया होगा, एम उसने अपना अचीव कर लिया, अब वो फुली सेटिस्फाइड है, अब उसको अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, उसको सारी चीज़ें अब रिसीव हो गई हैं, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक हिसाब से हम कहते हैं कि अब उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई है। तो यस, दिस इज मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर मेस्लोज हायरार्की थ्योरी। बस ये सिर्फ इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रोसेस में। अगली प्रोसेस हमको कहती है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में मैंने एक फुल फ्लेश्ड वीडियो भी बताई है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। छोटी बिल्ली यानी कि SMCAT में सबसे पहला होता है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हम कोई ना कोई हम अपना टारगेट बना के करेंगे। मैंने इसके ऊपर अच्छे से बताया भी है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, मैं भी यहाँ पर को थोड़ा बहुत बताऊंगा। फिर अगला है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने टारगेट सेट करा है और जो हमने एक्चुअली में परफॉर्मेंस दी है, तो इन दोनों को हम मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 100 बॉक्सेस बनाने का टारगेट सेट किया था और हमने 90 ही बनाई, 90 एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो 10 हमने क्यों नहीं बना पाए, क्या सारी चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पर को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल में और प्लान्ड में, ठीक है। फिर है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में भी दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, फिर आता है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आपको सम KRAs की एरिया सेटअप करने पड़ेंगे। अगर डेविएशन इन की एरियाज में के बाहर है तो आपको डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना चाहिए और उसका वो डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको ये कहता है कि एक मैनेजर जो सोचता है कि मैं सारी चीज़ें कंट्रोल करूं, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी डेविएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सोचना नहीं चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। डेफिनेटली जो बड़े डेविएशन है उसको कंसिडर करना चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। फिर अगला है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। जो डेविएशन आए थे उसको लेकर करेक्टिव मेजर्स उसको देखने पड़ेंगे ताकि वो फ्यूचर में ना हो। तो ये रही हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस जो हमको बताता है SMCAT, छोटी बिल्ली वाली टेक्निक। मैंने कंट्रोलिंग की प्रोसेस में कंट्रोलिंग चैप्टर में भी पढ़ा है, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। फिर लास्ट हमारा है क्या, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम इसमें देखते हैं एक एक करके, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस वाला प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर में हम एक ब्रोकर का सेलेक्ट करते हैं। जो भी हम सिक्योरिटीज शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, या तो कोई ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक ब्रोकर का सेलेक्ट करेंगे। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे। डीमेट अकाउंट एक टाइप का आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है जो सिक्योरिटीज़ को बाय या एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो हम खोलेंगे उसके बाद डीमेट अकाउंट। फिर आता है आपका प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब आप फाइनली इसमें अपना ऑर्डर को प्लेस करेंगे। आप बताएंगे कि आपको 5 शेयर 10 शेयर खरीदने हैं इस कंपनी के, कोई भी कंपनी हो सकती है, आप इसमें अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। प्लेसिंग द ऑर्डर के बाद आता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर में फाइनल आपका बताया जाता है कि आपको एग्जीक्यूट करने में आपने
अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। इसमें ब्रोकर आपका या तो सिक्योरिटी को बाय कर देता है या तो सेल कर देता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने उसको कमांड दी होगी प्लेसिंग द ऑर्डर में। यहाँ पर को फाइनली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर लास्ट है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर को आपको फाइनली बता दिया जाता है, यहाँ पर कोई लास्ट प्रोसेस रहती है आपका, और ये एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। यहाँ पर को एक्चुअल में आपके खाते में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर को दो चीज़ें आती हैं, T+2 यानी कि ट्रेडिंग डे +2, या तो 2 दिन में आ जाता है या तो फिर ये ऑन द स्पॉट होता है, ये फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड में आता है T+5 या फिर T+7। इसका मतलब ये होता है कि या तो 7 दिन में आएगा या तो 5 वर्किंग डे में आएगा। और जो मार्केट होती है वो सुबह 9:15 से खुलती है, शाम को 3:30 बजे तक ये मार्केट खुलने का टाइम होता है। और आपको ये रही आपकी ट्रेडिंग प्रोसीजर। बस इतना ही था, इतने ही आपके प्रोसेस है। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैंने बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है। तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और सेव सारी चीज़ें कर लीजिए। डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आएगा क्वेश्चन ऐसा जो आपको 6 नंबर सीधे फ्री के देके जाएगा। बस आपको इस स्लाइड को 2-3 बार देखनी है और इसके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।